हेलो एवरीवन। दीप जियो क्लासेज की ऑनलाइन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम भारत का भूगोल की चर्चा करेंगे, जिसमें भारत विश्व के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, भारत का नामकरण, इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विश्व के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, कौन से गोलार्ध में स्थित है। देखिए मित्रों, विश्व के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, कौन से गोलार्ध में यह स्थित है। ग्रीनविच रेखा, दूसरी है भूमध्य रेखा। यह है विषुवत रेखा। मित्रों, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यह मित्रों, जो विश्व के संदर्भ में देखते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर विषुवत रेखा जो कि संपूर्ण ग्लोब को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। विषुवत रेखा की उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। गोलार्ध मतलब एक गोले का अर्धांश, जो कि संपूर्ण ग्लोब को यह दो भागों में बांटती है विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के उत्तर में जो ही हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में हमें दिखाई देती है। अब ग्रीनविच रेखा की किस दिशा में है? ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा में। ग्रीनविच रेखा भी ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर देती है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध है। लेकिन गोलार्ध दो ही होते हैं विषुवत रेखा के, उत्तर का भाग और एक दक्षिण का भाग। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति संपूर्ण विश्व में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से में? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन ग्रीनविच रेखा से पूर्व में, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण पर स्थित है। ईशान कोण पर स्थित है। अब यह
यह तो पता चल गया कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। विश्व के संदर्भ में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ईशान कोण पर स्थित है। लेकिन एक्यूरेट स्थिति यह पता नहीं है कि यहाँ पर कौन से देशांतरों के बीच में स्थित है। तो अब अक्षांश और देशांतर से इसकी एक्यूरेट स्थिति का हमें पता चलता है कि ग्लोब पर भारत कौन से स्थान पर स्थित है। तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है? इससे पहले भारत मुख्य समुद्री मार्गों के तट पर स्थित है। जैसे यूरोप से यात्रा करते समय यूरोप के जहाज, समुद्री जहाज या समुद्री मार्ग जो कि अटलांटिक महासागर से होते हिंद महासागर में होकर के यहाँ पर पश्चिमी तट पर समुद्री जहाज पहुँचते हैं। दूसरा, इसी के साथ साथ एक दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग जो स्वेज नहर से होकर गुजरता है। तो यहाँ से भी यूरोप से जाने वाले जहाज क्या हैं, मुंबई के तट पर पहुँचते हैं। तो यह जल मार्गों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थिति पर, महत्वपूर्ण लोकेशन पर स्थित है। इसी के साथ साथ भारत की स्थिति समुद्री मार्गों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों, महत्वपूर्ण स्थिति पर या महत्वपूर्ण मार्ग इस पर स्थित है। भारत विश्व का प्राचीनतम देश है। विश्व का प्राचीनतम देश है। ठीक है, विश्व का प्राचीनतम देश है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है, उत्तर में यहाँ पर हिमालय पर्वत है और दक्षिण भाग एवं पूर्वी और पश्चिमी भाग किससे हैं? महासागरों से ढके हुए हैं, अर्थात जलीय सीमा से, और उत्तरी भाग पर्वतीय सीमा से घिरा हुआ है। इसी के पास में अरब प्रायद्वीप स्थित है। यहाँ पर जो प्राचीन काल से मानव सभ्यता पाई जाती है, मानव सभ्यता और संस्कृति, वो क्या थी? चरमोत्कर्ष पर थी। इस कारण से भारत को विश्व गुरु या जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी विशालता एवं विविधता के कारण डॉक्टर क्रेसी महोदय ने, किसने? डॉक्टर क्रेसी महोदय ने इसे क्या नाम दिया है? भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, मतलब जो भौगोलिक विविधता पाई जाती है भारत की, भौगोलिक विविधता एवं इसकी विशालता के कारण डॉक्टर क्रेसी महोदय ने भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी है। इसी के साथ आगे है भारत का नामकरण। उसके बाद हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करेंगे। पहले किस आधार पर इसका नामकरण किया गया है? भारत का नामकरण। देखिए मित्रों, सबसे पहले प्रारंभिक रूप में आर्यावर्त, आर्यावर्त सिंधु नदी के किनारे रहने वाले आर्य लोगों के सिंधु नदी के किनारे रहने वाले आर्य लोगों के आधार पर
आधार पर प्रारंभ में आर्यावर्त नाम दिया गया। इन्हीं आर्य लोगों के द्वारा जो चक्रवर्ती सम्राट था भरत, चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष रखा गया। भारतवर्ष के नाम से पुकारा गया। बाद में प्रारंभिक रूप में आर्य लोगों के निवास स्थान के आधार पर इसे आर्यावर्त कहा गया। इन्हीं आर्य लोगों के द्वारा चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर इसे भारतवर्ष के नाम से पुकारा गया। और यह कहाँ से कहाँ तक माना गया? कश्मीर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो भूभाग था उसे भारतवर्ष नाम दिया गया। बौद्ध ग्रंथों से हमें भारतवर्ष को ही जम्बूद्वीप की जानकारी मिलती है। मतलब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता है, माना जाता है, जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे अल बरूनी जो विद्वान था, अल बरूनी अरब भूगोलवेता अल बरूनी ने अपने ग्रंथ तारीख अल हिंद में भारत को किस नाम से पुकारा गया है? अल हिंद के नाम से। अल हिंद नाम दिया। ठीक है। अल बरूनी ने अपने ग्रंथ तारीख अल हिंद में भारत को अल हिंद नाम दिया। ठीक है। इसके बाद में जो ईरानियों ने क्या किया है? सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से पुकारा। ईरानियों ने सिंधु नदी को किस नाम से पुकारते थे? हिंदू नदी के नाम से। हिंदू नदी के नाम से पुकारते थे। और उसी के नाम पर, उसके आधार पर क्या नाम रखा गया इसका? हिंद देश रखा गया। हिंद देश या हिंद नाम पड़ा। ठीक है। सिंधु नदी को ईरानियों के द्वारा हिंदू नदी कहा जाता था, जिसके आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? हिंद। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से जो यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे, उन यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा या अंग्रेजों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया था? सिंधु नदी को यूनानी किस नाम से पुकारते थे? इंडो या इंडस नदी के नाम से पुकारते थे। इंडस नदी के नाम से पुकारते थे या इंडस नाम दिया किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। ठीक है। यूनानियों द्वारा किस नाम से? इंडस नदी के नाम से पुकारा गया। किसको? सिंधु नदी को। ठीक है। इसी के आधार पर इंडिया नाम रखा गया। इसी के आधार पर इंडिया नाम रखा गया। ठीक है। तो प्रारंभिक रूप से
आर्यव्रत, उसके बाद में भारतवर्ष, भारतवर्ष के बाद में बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप के बारे में भी जानकारी मिलती है। अलबरूनी ने अल हिंद नाम दिया तथा ईरानियों ने इसे हिंद प्रदेश की संज्ञा दी। उसके बाद में कौन आए भारत में? अंग्रेज, अर्थात जो यूनानी नागरिक या यूनानी व्यापारी थे, अंग्रेज व्यापारी, वो भारत में आए और भारत में सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के आधार पर या सिंधु नदी को सबसे पहले उन्होंने इंडो या इंडस नदी की संज्ञा दी और उसी के आधार पर इसको इंडिया नाम से पुकारा गया या उसी के आधार पर इंडिया नाम रखा गया। भारत ही एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जो किसी महासागर के नाम पर भी जाना जाता है। जैसे विश्व का महासागर है, एकमात्र महासागर हिंद महासागर, हिंद महासागर जो कि विश्व का एकमात्र देश है जो कि किसी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और हिंद महासागर के आधार पर भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा भी दी गई। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो किसी महासागर से इसका नाम जुड़ा हुआ है। इसी के बाद में अगर बात करें स्वतंत्रता के पश्चात किन नामों को संवैधानिक रूप से अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, तो वे हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का नाम भारत और इंडिया अर्थात सभी राज्यों का संघ रखा गया। ठीक है, सभी राज्यों का संघ होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के लिए भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, इन्हें अंगीकार किया गया है। संविधान के अनुसार भारत और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसी के साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारत की मानचित्रकार कौन है। भारत के मानचित्रकार या भारत का मानचित्र निर्माता मानचित्रकार कौन है? एन विले। एन विले। ठीक है, एवं विश्व के मानचित्र पर या विश्व में भारत को दर्शाने वाले विश्व में भारत को दर्शाने वाले विद्वान या भूगोलवेता टालमी। कौन थे? टोलमी। ठीक है, यही इसी के साथ में हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जो ग्लोब का मॉडल तैयार किया गया है वो भी देख लेते हैं कि ग्लोब का मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया या ग्लोब किसने बनाया। ग्लोब का मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यह तैयार किया गया था मार्टिन ब्रह्म के द्वारा। मार्टिन ब्रह्म ने ग्लोब का मॉडल तैयार किया। तो मित्रों, यह हुई हमारी विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति की बात की। विश्व के संदर्भ में भारत कहाँ पर स्थित है और
इसका नामकरण किस प्रकार से किया गया, प्रारंभिक रूप से किस नाम से जाना गया और अंत में स्वतंत्रता के पश्चात भारत के लिए किस नाम को अंगीकार किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद में भारत और इंडिया के नाम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में अंगीकार किया गया। आगे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, इसका विस्तार, इसके बारे में अगली क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एवं इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है, इन सभी बिंदुओं पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।